Hello everyone, I hope you are fine. I, Anudhaya, today discussing with you the bills of exchange as a type of negotiable instruments. Until now, we have covered meaning of negotiable instruments, features of negotiable instrument, and we have also talked about promissory note as a type of negotiable instruments. You can find link of these videos in description box. Today I will be talking about bills of exchange. What bills of exchange means? It is an instrument in writing form which is signed by the acceptor directing a certain person to pay a certain amount against purchase of goods and services. And in other words, it is an instrument of debt written by the seller of goods and services and accepted by the buyer of goods and services. मैं आपके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन भी शेयर कर रही हूँ बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। नंबर वन इज ड्रॉअर, नंबर टू इज ड्रॉई, नंबर थर्ड इज पे। ड्रॉअर कौन है? मिस्टर ए, जिसने यहाँ पे गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किए मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए कौन हुआ यहाँ पे? ड्रॉअर। अब वो ड्रॉअर कैसे हुआ? उसने मिस्टर बी पर बिल ड्रॉ किया। अब उसे ये पता है कि इन केस मान लो मैंने क्रेडिट पे गुड्स तो बेच दिए बट अगर बी पेमेंट ना करे, अगर वो रिफ्यूज़ कर जाए पेमेंट करने के लिए, तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसके नाम पर बिल ड्रॉ कर दिया कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स आप मेरी पेमेंट करोगे, राइट। तो ड्रॉअर कौन हुआ यहाँ पे? मिस्टर ए, जिसने गुड्स बेचे हैं, हु इज़ द सेलर ऑफ गुड्स, एंड किसके ऊपर ड्रॉ किया? मिस्टर बी पे, हु इज़ द परचेजर ऑफ गुड्स। अब बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। मिस्टर बी उस बिल को एक्सेप्टेंस देगा, उस बिल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं आफ्टर द मेच्योरिटी डेट उसकी पेमेंट करूँगा। एंड आफ्टर द मेच्योरिटी डेट जो आपका ड्रॉई है वो उन गुड्स की पेमेंट कर देता है और जो ड्रॉअर है उसको कैश मिल जाता है और ट्रांजैक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो वो बिल क्या है जो मैं यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, वो बिल है क्या? यहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्पेसिमेन शेयर किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहाँ पे जो ड्रॉअर है मिस्टर ए, जिसने वो बिल बनाया है। गुड्स किसको बेचे थे? मिस्टर बी को। तो किसको जाएगा वो बिल? टू मिस्टर बी, और साथ में उसका एड्रेस भी होगा। अब उस बिल में, वो बिल कहाँ बना है? चंडीगढ़ में, और डेट क्या है? 13 Jan 2020। अब उस बिल में क्या लिखा हुआ है कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को मिस्टर बी ने 3 महीने बाद पे करने हैं। अब यहाँ पे डेट नहीं मेंशन कि 3 महीने, कौन से 3 महीने, किस डेट के बाद। तो जो यहाँ पे डेट मेंशन्ड है, इसके 3 महीने बाद प्लस ग्रेस डेज हम पेमेंट करेंगे। जो मिस्टर बी है वो पेमेंट करेगा मिस्टर ए को, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख ओनली। ये जो भी अमाउंट है 30,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड यहाँ पे क्या है? जो भी सेलर ने परचेजर को जितनी वैल्यू के गुड्स बेचे थे, अगर वो 1 लाख है तो 1 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख, राइट। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। तो हम इसमें क्या सिर्फ बनाने से ही बात खत्म हो जाती है? नहीं। तो जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, उस बिल को यहाँ पे एक्सेप्ट भी करेगा, और साथ में उसका एड्रेस होना भी ज़रूरी है। एड्रेस होना क्यों ज़रूरी है ड्रॉई का? क्योंकि इन केस मान लो मेच्योरिटी डेट तक हमें ये पता लगाना है कि जो एक्चुअली ड्रॉई क्या है, ड्रॉई को लोकेट करना है, तो हमें एड्रेस है हमारे पास, हम उसको लोकेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो राइटिंग फॉर्म में होगा, ओरल फॉर्म में नहीं होगा। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। हमने इवन प्रोमिसरी नोट में भी ये बात की थी कि जो ऑर्डर होगा वो अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। सॉरी, हमने जो प्रोमिसरी नोट में बात की थी, जो प्रॉमिस होगा वो अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा। एंड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो ऑर्डर होगा पे करने का, वो अनकंडीशनल होगा। ये नहीं होगा कि अगर आप गुड्स अभी भेजोगे तो मैं इस टाइम तक पेमेंट करूँगा, राइट। तो इसमें जो आपका ऑर्डर कर रहे हो कि मैं इस टाइम के बाद पे करूँगा, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। इट मीन्स दैट नो कंडीशंस कैन बी अटैच्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट के साथ आप कोई कंडीशंस एज सच अटैच नहीं कर सकते। इसमें तीन पार्टीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था।
इवन प्रोमिजरी नोट में भी आपके 3 पार्टीज हैं, ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई। अब ड्रोअर कौन है? ड्रोअर इज द सेलर ऑफ गुड्स, जैसे कि हमने इसमें देखा था मिस्टर ए जिसने गुड्स बेचे हैं, और यहाँ पे है आपका जो ड्रोअर जिसने गुड्स सेल किए हैं ड्रोई को। अब ड्रोई कौन है? जिसने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किए हैं ड्रोअर से, और पेई कौन है? जिसको एट लास्ट पेमेंट होनी है। अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ड्रोअर हैं और जो पेई हैं दे आर द सेम पर्सन। कैसे? ड्रोअर कौन है? जिसको पेमेंट आफ्टर द मेच्योरिटी डेट मिलनी है, और पेई कौन है? जिसको पेमेंट मिलनी है। अब इन केस वो दोनों ड्रोअर ने वो बिल फर्दर किसी और को इंडोर्स नहीं किया, फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया, फर्दर किसी और को नेगोशिएट नहीं किया, तो उस केस में ड्रोअर और पेई सेम पर्सन होंगे। बट इन केस मान लो जो ड्रोअर है उसने पेमेंट करनी थी मिस्टर सी को सेम 1 लाख गुड्स 1 लाख की, राइट। तो वो क्या करेगा? बजाय वो बी से पेमेंट ले और फर्दर सी को पेमेंट करे, तो वो क्या करेगा? जो बिल है उसको इंडोर्स कर देगा सी को कि जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी सी पेमेंट लेगा। किससे? जो भी आपका ड्रोई है, मतलब बी से पेमेंट लेगा। अब इन केस अगर बी रिफ्यूज़ कर जाए पेमेंट के लिए, तो जो सी है वो किसके पास जाएगा? ए के पास, राइट। इसको हम फर्दर बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे। द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टन। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, जैसे कि हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स में भी पढ़ा था, हमने प्रोमिजरी नोट के फीचर्स में भी पढ़ा था। ड्रोअर मस्ट साइन द बिल, जिसने बिल बनाया है उसके साइन होने ज़रूरी हैं। अमाउंट होनी चाहिए, वो भी सर्टन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2 लाख पे करोगे, 3 लाख पे करोगे, 4 लाख पे करोगे। अमाउंट सर्टन होनी चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ अ डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि आपको इस पॉइंट को मैं दोबारा डिस्कस करूँगी। अब ये डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट कैसे है? अब जैसे देखो 3 पार्टीज थी, ए, बी एंड सी। ए ने गुड्स क्रेडिट पे बी को बेचे थे, ठीक है। इवन ए ने सी से भी कभी गुड्स परचेज किए होंगे, तो ए ने सी को पेमेंट करनी थी और बी ने पेमेंट करनी थी ए को सेम 1 लाख की। तो बजाय बी ए को पेमेंट करे और फर्दर ए सी को पेमेंट करे, ए क्या करेगा? उस बिल को सी को इंडोर्स कर देता है। अब बिल किसके पास है? सी के पास, कि जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी तो सी पेमेंट लेगा बी से। अब मैं वही सेम बात कर रही हूँ कि इन केस बी ने, ठीक है, उस बिल को एक्सेप्टेड लिखा हुआ है कि मैं बिल एक्सेप्ट करता हूँ कि जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी जिसके पास भी ये बिल होगा उसकी पेमेंट मैं मैच्योरिटी डेट पे करूँगा। बट अब बी ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिफ्यूज़ कर दिया, तो अब सी किसके पास जाएगा? फर्दर सी जाएगा ए के पास। इसीलिए ये डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। वैसे तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बी की बनती है, जो आपका ड्रोई है। इन केस वो रिफ्यूज़ कर जाता है तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी बनेगी पे करने की? सी को, वो बनेगी ए की। बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक इन केस ऑफ इमीडिएट नीड। इन केस मान लो आपको पैसे की अभी ज़रूरत है, ए को पैसे की अभी ज़रूरत है और बिल उसने ड्रॉ किया है 3 महीने का कि 3 महीने बाद बी ए को पेमेंट करेगा। बट ए को पैसे की अभी ज़रूरत पड़ गई तो ए बैंक के पास जाएगा और बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा लेगा। अब डिस्काउंट कैसे? अब बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ए को, तो बैंक उसमें से कुछ चार्जेस काटेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस, जिसको हम कमीशन भी कहते हैं, राइट। तो वो कमीशन काटने के बाद पेमेंट कर देगा ए को। अब जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो पेमेंट किसको होगी? बैंक को। तो बैंक बी से पूरी पेमेंट लेगा। नेक्स्ट इज 2 सेपरेट डेट्स कैन बी डिस्चार्ज। ये हमने बात यहाँ पे कर ही ली है कि 2 डेट्स इकट्ठे डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर बी ने ए को पेमेंट करनी है और ए ने सी को पेमेंट करनी है, तो जो ए ने क्या किया? सी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स कर दिया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सी क्लेम करेगा बी से। बट इन केस बी रिफ्यूज़ कर जाता है तो पेमेंट कौन करेगा? ए। तो हम एक ही बिल से जो 2 डेट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो हमने बात की है अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन कमिंग वीडियोस हम बात करेंगे चेक के बारे में भी एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जो भी हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की पार्टीज़ हैं उनकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।